एक्सप्लेन करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हम समटाइम्स एक टर्म यूज करते हैं, और आज से जो आगे वाले लेक्चर्स होंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे, पहले नॉन स्टैंडर्ड्स को बाद में डिस्कस करेंगे। नेचर के अंदर वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, लाइक सम स्टडीज के अकॉर्डिंग 300 या 310 या उससे भी नंबर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर सकता है, ये वेरिएबल है। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो कि नोन है, जो आइडेंटिफाइड है, वो हंड्रेड्स में है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ बाय द 20 अमाइनो एसिड्स। सो ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट प्रोटीन्स का पार्ट है, उन अमाइनो एसिड्स को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। यानी टोटल अमाइनो एसिड्स अगर आपके पास सपोज 300 अमाइनो एसिड्स हैं, तो इसमें से वो 20 अमाइनो एसिड्स जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम की प्रोटीन्स में प्रेजेंट है, इनको आप कहेंगे दीज आर दी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। और बाकी जो आपके पास 380 अमाइनो एसिड्स हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। समटाइम्स नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स बॉडी के अंदर कुछ एडिशनल टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो कभी प्रोटीन का पार्ट नहीं होते। ठीक है, जैसे हम लोग जब यूरिया साइकिल डिस्कस करेंगे इन बायोकेमिस्ट्री 2, तो वहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि है तो अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन वो प्रोटीन्स की प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि वो कुछ एडिशनल टास्क परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे 20 अमाइनो एसिड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स में आ रहे हैं, इन अमाइनो एसिड्स को आप क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। फर्दर फिर अमाइनो एसिड्स को हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपके प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स हैं, वो कौन से अमाइनो एसिड्स होंगे? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। अगर हम इन अमाइनो एसिड्स में से किसी एक अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, लाइक मैं स्लाइड से आप लोगों को थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर पॉइंट एक अप्लाई करेंगे कायरलिटी का। जैसे कि यहाँ पे आप लोग स्लाइड से देख सकते हैं कि हम लोगों ने अगर अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है, तो आपको इसकी कुछ जनरल फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कार्बन एटम आपका अल्फा कार्बन एटम है, बिकॉज आप लोग आगे जाके जब थोड़ी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी कि अल्फा कार्बन एटम जो है उसके साथ ये ग्रुप अटैच है, या बीटा पोजीशन के ऊपर ये ग्रुप अटैच है। तो डेफिनेटली आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड्स में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, उसमें से कौन सा कार्बन एटम जो है वो आपका फर्स्ट या अल्फा कार्बन एटम होगा। एक जनरल अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स में वी हैव अ सेंट्रल कार्बन एटम, और इस सेंट्रल कार्बन एटम की एक तरफ आपके पास अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, देयर इज वन हाइड्रोजन, और फोर्थ पोजीशन पे आपके पास आर साइड चेन प्रेजेंट होती है। अगर आप यहाँ पे लाइसीन की बात करते हैं तो लाइसीन के केस में आपके पास ब्यूटाइल अमोनियम साइड चेन प्रेजेंट है। ब्यूटाइल अमोनियम मीन्स कि यहाँ पे आपके पास एक 4 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप है, ब्यूटेन। ठीक है, और इसके एंड पे आपके पास एक अमोनियम ग्रुप भी अटैच है। मैम इसका नीचे से नजर नहीं आ रहा स्ट्रक्चर बोर्ड जो आपने अभी ड्रॉ किया ना ब्यूटाइल। अब देखें, यस मैम आ रहा है। अब फिर इसमें ये आपके पास पूरे का पूरा पोर्शन कौन सा ग्रुप है? आर चेन। आप कह सकते हैं कि आपके पास लाइसीन के केस में जो आर चेन है, दिस आर चेन इज एक्चुअली ब्यूटाइल अमोनियम साइड चेन, जो कि आर की जगह पे आ रही है। अब इसकी अगर आप नंबरिंग की बात करते हैं तो इस पूरे अमाइनो एसिड्स के अंदर आपके पास 5 कार्बन एटम्स हैं। सो दिस कार्बन एटम जो कि आपकी अटैच है विद दीज ग्रुप्स, अमाइनो ग्रुप के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ, एंड दिस वन। ठीक है, इस कार्बन एटम को आप कहोगे अल्फा कार्बन। आपने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा होगा कि जब आप लोग किसी भी जो है वो अल्केन या अल्कीन ग्रुप को जो है हाइड्रोकार्बन चेन की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा आप किसी एंड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वो एंड नॉर्मली वो एंड होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसे ही है ना। तो अगर हम इस कार्बन चेन की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहेंगे, दिस कार्बन इज कार्बन नंबर 2, 3,
4, 5 एंड 6। और इस तरह से आप इजीली बता सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट कार्बन एटम है इट इज एक्चुअली द कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप। सेकेंड कार्बन एटम आपका अल्फा कार्बन एटम है बिकॉज इसके साथ आपके पास अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। और जो अमोनियम ग्रुप अटैच है वो कौन सी कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन नंबर 6। सो नंबरिंग हमेशा आप लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तो आपने वो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करनी है। अब रही बात अल्फा, बीटा एंड गैमा पोजीशंस, ये आप लोग अमाइनो एसिड्स में भी देखेंगे और इसके बाद हम बाकी जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी इसी नोमेनक्लेचर को अप्लाई करेंगे कि आप लोग जब ग्रीक नंबरल्स को यूज करते हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा, तो हमेशा आपका वो कार्बन एटम जो कि फंक्शनल ग्रुप से बिल्कुल एडजेसेंट है उस पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। यानी इस केस में आपका ये कार्बन एटम अल्फा है, दिस कार्बन एटम इज बीटा एंड दिस इज गैमा। यानी अगर आपको किसी भी कंपाउंड में बीटा कार्बन एटम की बात की गई हो, इट मींस कि योर थर्ड कार्बन एटम विल बी द बीटा कार्बन एटम, बिकॉज इस केस में आपने अगर किसी फैटी एसिड की बात करनी है फॉर एग्जांपल, तो नंबरिंग तो आपकी इस कार्बन एटम से स्टार्ट होगी 1, 2, 3, लेकिन जो ग्रीक नंबर्स हैं अल्फा, बीटा, गैमा वो सेकंड कार्बन एटम से स्टार्ट होते हैं। तो इस केस में सेकंड कार्बन एटम विल बी अल्फा एंड द थर्ड कार्बन एटम विल बी बीटा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब अगर आप लोगों को मैं 2 से 3 फैटी एसिड्स के यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं सिर्फ नंबरिंग को क्लियर करने के लिए, वी ऑल नो कि फैटी एसिड्स में हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है और एंड पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। और आपसे मैं ये कहती हूँ कि इस पे कोई ऐसा एंजाइम एक्ट करने जा रहा है जो कि बीटा पोजीशन के ऊपर एक्ट करता है, तो आप लोगों को पता होगा कि इस केस में उस एंजाइम ने कौन से कार्बन के ऊपर एक्ट करना है, थर्ड कार्बन के ऊपर, बिकॉज आपकी जो अल्फा कार्बन है दिस कार्बन, बीटा कार्बन ये कार्बन होगी, और अगर आप नंबरिंग की बात करें तो वो आप इस तरह से स्टार्ट करोगे। इज इट क्लियर? अल्फा और बीटा कार्बन कौन सी कार्बन है। अब नेक्स्ट हम अमाइनो एसिड्स के बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। और एक चीज तो हम लोग जैसे अभी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन दी स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हमारे पास जो है सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है जो कि डिफर करेगा बिटवीन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। लाइक अगर हम 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में प्रेजेंट है या जो प्रोटीन्स का पार्ट है, तो हमें ये पता है कि उन 20 अमाइनो एसिड्स में एक सेंट्रल कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। लाइक अगर हम 3 अमाइनो एसिड्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेंट्रल कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। हर अमाइनो एसिड में आपके पास एक तरफ अमाइनो ग्रुप होगा और एक तरफ कौन सा ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसी तरह से आपकी जो एक पोजीशन है यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोजन। इट मींस कि अगर मैं 3 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रही हूं तो ये तीनों ग्रुप्स इसमें सेम है। डिफरेंस सिर्फ किस जगह पे आएगा, अगर आप R चेन के ऊपर हाइड्रोजन लगा दो तो दिस स्ट्रक्चर विल बी ग्लाइसिन। अगर आप R चेन की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दो तो ये आपके पास एलानिन। और अगर आप यहाँ पे ब्यूटाइल अमोनियम लगा दो जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, तो ये आपके पास कौन सा अमाइनो एसिड होगा, लाइसिन। तो आप एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स R चेन, R ग्रुप। इसका मतलब है कि इनकी प्रॉपर्टीज भी अगर डिफर करती हैं तो वो भी किस बेसिस पे करेंगे, R चेन की बेस पे करेंगे। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन भी करेंगे तो वो भी हम किस बेस पे करेंगे, यूजुअली R चेन की बेस पे। तो जो हम अमाइनो एसिड्स को पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं, एक्चुअली हम कंपेयर करते हैं उनकी R। ओके, सो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि अमाइनो एसिड्स में जो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो उनका R ग्रुप है, बाकी सारे ग्रुप्स जो है वो सेम है। अब हम एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं which is the chiral carbon and its effect on the properties of amino। इससे पहले chiral carbon का वर्ड सुना है आप लोगों ने, जो नो कह रहे हैं कौन से बच्चे और जो यस कह रहे हैं जी, क्या होती है कायरल कार्बन, वो कार्बन के साथ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स अटैच हो। ठीक है, कायरल कार्बन, बच्चों जिन्हें पहले इस चीज का नहीं पता वो जरा ध्यान से सुनिएगा। कायरल या ए कायरल कार्बन,
कायरल कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं और ए कायरल कार्बन को सिमेट्रिक सेंटर या सिमेट्रिक कार्बन कहा जाता है। कायरल या एसिमेट्रिक, ए कायरल या सिमेट्रिक। वी ऑल नो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 और कार्बन अपनी इस 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बनाता है। सपोज आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल मैं अमाइनो एसिड्स का ही ग्रुप यहां पे ड्रॉ करती हूं। अमाइनो एसिड्स में कार्बन एक तरफ अटैच है विद द अमाइनो ग्रुप, कार्बन के एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और दूसरा बॉन्ड फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप के साथ बना रहा है। सो कार्बन ने अपनी ये जो 4 वैलेंसी है इसको पूरा करने के लिए 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स को सिलेक्ट किया। ऐसा ही है ना? ऐसा कार्बन एटम जो कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के साथ अटैच होता है, इस कार्बन एटम को क्या कहा जाता है? कायरल या एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक मींस कि कहीं पे भी सिमिलर ग्रुप्स नहीं है, कहीं पे भी सिमेट्री नहीं है। ठीक है, सो आपका ये वाला जो कार्बन एटम है ये कायरल कार्बन होगा या फिर एसिमेट्रिक कार्बन होगा। दूसरी तरफ अगर मैं दोबारा से किसी अमाइनो एसिड का ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पे एक तरफ आपके पास फॉर एग्जांपल अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है और यहाँ पे आप दोबारा हाइड्रोजन लिख देते हो। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करती हूँ। अब कार्बन अभी भी 4 ग्रुप्स के साथ अटैच है, लेकिन इस केस में जो 4 ग्रुप्स हैं उसमें से एक ग्रुप 2 दफा बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है, हाइड्रोजन। लाइक यहाँ पे भी कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और यहाँ पे भी इसका बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ है। सो अगर कार्बन एटम अपने 2 बॉन्ड्स या 2 से ज्यादा बॉन्ड्स किसी एक जैसे ग्रुप के साथ बनाता है तो ये कार्बन एटम कायरल नहीं है, बल्कि कौन सा कार्बन है? ए कायरल, और इसे हम सिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं बिकॉज ऑफ सिमिलर ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट। इज इट क्लियर? इसी तरह से अगर किसी स्ट्रक्चर में आपके पास ग्लूकोज की मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जिसमें आपका जो पहला कार्बन एटम है, मैं पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करी लेकिन सिर्फ फर्स्ट कार्बन की बात कर रही हूँ। फर्स्ट कार्बन इस कार्बोनाइल कार्बन। अगर आपने इस कार्बन की कायरलिटी देखनी है, एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इसका ये रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल के साथ है और जो बाकी 2 बॉन्ड्स हैं 1 2, बाकी 2 बॉन्ड्स इसने किसके साथ बनाया है? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे भी इसने 2 बॉन्ड्स एक ही ग्रुप के साथ बनाया है। तो क्या ये कार्बन कायरल है या ए कायरल है? ए कायरल या फिर सिमेट्रिक कार्बन है। सो हमेशा ऐसी कार्बन जो कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के साथ अटैच है उस कार्बन को क्या कहा जाता है? कायरल कार्बन। कायरलिटी की बात हो गई। कायरलिटी के बाद आप लोगों ने मूव करना है टुवर्ड ऑप्टिकल रोटेशन। ये इसी पैटर्न में आपको जाना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज बताएंगे कि कायरल कार्बन क्या होती है। बात मैंने कहां से स्टार्ट की है? कायरल कार्बन से ना, कायरलिटी से। तो आप भी पहले किस चीज को डिस्कस करोगे? कायरलिटी। पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कायरलिटी क्या है। उसके बाद आपने ये चीज बात करनी है कि अगर किसी भी बायोमोलिक्यूल के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कायरलिटी प्रेजेंट है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से उसमें क्या यूनिक प्रॉपर्टीज आती हैं। ऐसे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, सारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक कायरल कार्बन भी प्रेजेंट हो, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और वो ऑप्टिकल रोटेशन का फिनोमिना शो कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी बायोमोलिक्यूल में अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो बायोमोलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, विच मीन्स कि वो ऑप्टिकल रोटेशन का फिनोमिना शो कर सकता है। ऑप्टिकल रोटेशन किसे कहते हैं? कि अगर आप इस कंपाउंड के ऊपर, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं, विच मीन्स लाइट हैविंग द सेम वेवलेंथ ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, आप उस लाइट को पास करते हैं तो ये जो आपका कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन, ये इस लाइट को 2 डायरेक्शन में क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है, राइट भी और लेफ्ट भी। इज इट क्लियर? ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरलिटी है, कायरल कार्बन है, वो ऑप्टिकल रोटेशन शो करेंगे। जिनमें कायरलिटी नहीं है वो ये फिनोमिना शो नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन हो गई।
अब ऑप्टिकल रोटेशन की वजह से क्या होगा, आपके ये जो कंपाउंड्स हैं इनके साथ जो अटैच ग्रुप्स हैं ये उसकी पोजीशन को भी इन्वर्ट कर दें। स्लाइड में यहाँ पे आप लोगों के सामने एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करती हूँ, ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेती हूँ, बिकॉज वो पेरेंट स्ट्रक्चर है, वो पहला स्ट्रक्चर है जिसको स्टडी किया गया था इस फिनोमिना को डिस्कस करने के बाद, और बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको ग्लिसरल्डिहाइड के साथ कंपेयर किया जाता है। सो ग्लिसरल्डिहाइड आपके पास एक्चुअली एक कार्बोहाइड्रेट है, ट्रायोज है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। इसमें आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और जैसे मैं कह रही हूँ कि ये ट्रायोज है तो इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे, 3 कार्बन एटम्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये चीज ऑब्जर्व करें कि इसमें जो आपके पास डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं, जो 3 कार्बन एटम्स हैं, उसमें से कितने कार्बन एटम्स कायरल हैं? फर्स्ट कार्बन की अगर आप बात करते हैं तो ये कायरल है? नो, ये कायरल क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स उसने ऑक्सीजन के साथ बनाया है, और जो 4th पोजीशन के ऊपर ग्रुप है वो बेशक डिफरेंट है, लेकिन इस ग्रुप की वजह से हम इसे क्या कहेंगे कि दिस कार्बन एटम इज नॉट अ कायरल कार्बन। सेकेंड कार्बन की बात करते हैं कि सेकेंड कार्बन में आपके पास एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ बना हुआ है, तीसरा बॉन्ड आपके इस ग्रुप के साथ है, और चौथा बॉन्ड इस ग्रुप के साथ। तो क्या ये कायरल कार्बन होगी? बिकॉज इसमें आपके हैं वो चारों ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट है। अब हम थर्ड कार्बन की तरफ मूव करते हैं कि क्या आपकी ये वाली कार्बन एटम इस ग्लिसरल्डिहाइड की कायरल है या नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। मैं इसके स्ट्रक्चर को यूं भी ड्रॉ कर सकती हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड, CH2OH को मैंने इस तरह ड्रॉ कर दिया। इट मींस कि इस कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है, तीसरी तरफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, और चौथी तरफ ये पूरा ग्रुप है। सो क्या ये कायरल कार्बन होगी? नो। सो आपकी जो ग्लिसरल्डिहाइड है उसके स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक कार्बन एटम ऐसी है जो कि कौन सी कार्बन है? कायरल कार्बन है। इट मींस कि ये ऑप्टिकल रोटेशन शो कर सकती है, और अगर किसी कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज 1, तो वो कितने आइसोमर्स प्रोड्यूस कर सकती है? 2। जितने कायरल सेंटर्स आपके पास होंगे किसी कंपाउंड के अंदर, उतने ही वो आइसोमर्स प्रोड्यूस कर सकती है। अभी मैं बता सकती हूँ कि ये आइसोमर्स हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मैंने आप लोगों को पहले कायरलिटी की बात की है कि कायरल कार्बन किसे कहते हैं, और फिर मैंने कहा है कि वो सारे के सारे कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है, इस कायरल सेंटर के प्रेजेंट होने की वजह से ये कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यानी इन कंपाउंड्स के ऊपर अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की जाए तो ये अपने उस कायरल कार्बन के अराउंड जो ग्रुप्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। लाइक अगर हम ग्लिसरल्डिहाइड की ही एग्जांपल लेते हैं तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड, और अब आप लोगों को ये चीज पता है कि इसमें जो सेंट्रल कार्बन एटम है वो क्या है? कायरल कार्बन एटम है। इसके ऊपर जब आप अटैच करोगे, सॉरी, इसके ऊपर से जब आप पास करोगे मोनोक्रोमेटिक लाइट को, आपको ये भी पता है इसमें रोटेशन शो करनी है। रोटेशन 2 डायरेक्शंस में पॉसिबल है, राइट और लेफ्ट। अगर ये ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में शो करेगा, इस केस में आप स्ट्रक्चर को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? बिकॉज आपने पेपर पे भी तो बताना ना कि ये L फॉर्म है या D फॉर्म है, ठीक है। सो आप यहाँ पे जो इसके साथ लगे हुए ग्रुप्स हैं उनको एज अ रेफरेंस ले लेते हो कि जब आपकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट होगी तो हमेशा आप हाइड्रोक्साइल ग्रुप को एज अ रेफरेंस स्ट्रक्चर यूज करोगे। यानी जिस डायरेक्शन में आपकी लाइट पास करेगी, जिस डायरेक्शन में लाइट रोटेट होगी, आप स्ट्रक्चर में OH ग्रुप को उसी डायरेक्शन में लिखोगे ताकि स्ट्रक्चर को देखने से ही पता चल जाए कि ये जो ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर है ये N आइसोमेरिक फॉर्म में है या D आइसोमेरिक फॉर्म में। सो हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड के 2 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। द फर्स्ट वन इज L ग्लिसरल्डिहाइड। L ग्लिसरल्डिहाइड से इसलिए कहते हैं बिकॉज ये कौन सी डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर रहा है? लेफ्ट। और दूसरी हमारे पास जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑप्शन है वो D ग्लिसरल्डिहाइड की है। जिसमें आपका OH ग्रुप कौन सी साइड पे होगा? राइट साइड। सो दिस इज D ग्लिसरल्डिहाइड।
D actually stands for dextro, which means right, और L is for levo, which means left. It means कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी आपका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें एक कायरल कार्बन अगर प्रेजेंट होगा तो वो कितने आइसोमर्स प्रोड्यूस कर सकता है? 2 आइसोमर्स प्रोड्यूस कर सकता है। एक आइसोमर में आपके जो ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है उसके अराउंड ग्रुप्स लेफ्ट साइड पे होंगे और एक स्ट्रक्चर में जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है या कायरल सेंटर है उसके साथ अटैच ग्रुप की डायरेक्शन कौन सी होगी? राइट साइड पे। इन आइसोमर्स, इनको हम आइसोमर्स कह सकते हैं ना, बिकॉज आइसोमर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे आप लोग कह लेंगे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन जब हम उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर में कुछ चीजें हम जो है वो चेंज करते हैं या उनकी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। लाइक ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं तो दोनों के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? 3। इसमें भी 3 कार्बन एटम्स हैं, इसमें भी 3 कार्बन एटम्स हैं। दोनों में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हैं तो आपके पास कितने ऑक्सीजन हैं? 3 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 एंड 3। सो आपके पास ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करते हैं, जब आप इसको डी और एल फॉर्म को लिखते हैं तो इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है। सो वी कैन से कि ये एक्चुअली आइसोमर्स है। सो ऐसे सारे के सारे कंपाउंड्स जिनमें कायरलिटी प्रेजेंट होती है, कम से कम एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होती है, उनमें ऑप्टिकल रोटेशन आ जाती है। ऑप्टिकल रोटेशन की वजह से वो आइसोमर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और इन आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। इन आइसोमर्स को क्या कहा जाता है? स्टीरियो आइसोमर्स। बिकॉज इस केस में आपकी जो यहाँ पे इन ग्रुप्स की पोजीशन है सिर्फ वो ही डिफर कर रही है। ठीक है, सो आप लोगों से जब भी स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे ये वो आइसोमर्स हैं जो कायरलिटी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। अगर किसी कंपाउंड में देयर इज अ कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रुप, देन दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। इट विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन वन ऑफ द 2 डायरेक्शंस और ये 2 आइसोमर्स प्रोड्यूस करेगा एंड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स हम इन्हें डी या एल फॉर्म्स कह सकते हैं। जी मैम, इसमें आपने लेफ्ट और राइट साइड का बताया तो जो एल ये वाला है स्ट्रक्चर जी तो राइट साइड पे है, ये वाला ये डी होगा, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया होगा। दिस इज डी एंड दिस इज एल। ठीक है, OH ग्रुप को आपने एज अ रेफरेंस यूज करना है। अगर वो आपके पास राइट साइड में है तो ये स्ट्रक्चर डी है और अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है? एल। ठीक है, ओके बच्चों यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी एक स्टूडेंट को भी है तो बता दें क्योंकि उसके बाद मैंने इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेके जाना है। नो ओके, स्टीरियो आइसोमर्स का तो आपको पता चल गया। हम ये कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स भी एक्चुअली फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। इनमें कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं और डी या एल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो वी कैन से कि अमाइनो एसिड्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करेंगे क्योंकि इनके अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अब देयर आर सम स्टीरियो आइसोमर्स जिनको इनेंशियोमर्स भी कहा जाता है। नाउ व्हाट आर द इनेंशियोमर्स, इस चीज को देख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स को फर्दर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। Some stereoisomers are enantiomers and some stereoisomers are diastereomers. आपका जो कंसर्न है वो enantiomers के साथ है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि enantiomers diastereomers से कैसे डिफर करते हैं। अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स की बात करें और आप इनकी अलाइनमेंट करवाएं, अलाइनमेंट किसे कहते हैं? एक स्ट्रक्चर को अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर रखते हैं, वो अगर उसके साथ बेस्ट फिट आता है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ही स्ट्रक्चर है, बिकॉज ये इस तरह से फिट हुआ है कि आपको समझ नहीं आया कि पीछे कोई स्ट्रक्चर था या नहीं। लाइक अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहां से उठाती हूँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को, और मैं इसके ऊपर प्लेस करती हूँ, जैसे हम लोग वर्ड पे करते हैं ना इमेजेस,
इमेजेस को, एक इमेज को दूसरे इमेज के ऊपर रखते हैं और अगर वो इमेजेस बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम ही स्ट्रक्चर का इमेज है, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बेस्ट फिट आ जाएंगे, सुपर इंपोज हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड को एक दूसरे के साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे। सपोज मैं एल के लिए यहाँ पे ब्लू कलर यूज कर रही हूँ, मैंने स्ट्रक्चर को इसके ऊपर अलाइन करने की कोशिश की, इसके तीनों कार्बन एटम्स तो फिट आ गए, ये वाला ग्रुप भी इसके ऊपर फिट आ गया, ये ग्रुप भी फिट आएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप है और यहाँ पे H ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर की अलाइनमेंट नहीं हुई, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं कर रहे, इट मींस दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। इनको आप एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका राइट हैंड और आपका लेफ्ट हैंड एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन आप इनको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। जब आप इनको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं तो इनके ऊपर जो ग्रुप्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। इट मींस कि आप इन दोनों को विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे आर मिरर इमेजेस ना, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा कि डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल ग्रुप्स इनमें प्रेजेंट है, लेकिन उन ग्रुप्स की पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह की है कि दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। So acid stereoisomers, which are the mirror images and which are non superimposable, they are called as enantiomers. दोबारा से देखिएगा कि मैंने इस पॉइंट का स्टार्ट किया था कायरल कार्बन से, कि अगर किसी कंपाउंड में देयर इज कायरलिटी, कायरलिटी की वजह से वो ऑप्टिकल रोटेशन को शो करेगा, ऑप्टिकल रोटेशन की वजह से आइसोमर्स प्रोड्यूस करेगा और उन आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। इफ दीज स्टीरियो आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड दे आर नॉट सुपरइम्पोजेबल, तो तब आप इन्हें क्या कहेंगे, एनेंशियोमर्स। इट मींस कि अगर एनेंशियोमर्स के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों ने कहां से स्टार्ट लेना है, कायरलिटी से, बिकॉज ये एनेंशियोमेरिज्म का फिनोमिना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास कायरल कार्बन। सो हमेशा आपने स्टीरियो आइसोमर्स और एनेंशियोमर्स को एक्सप्लेन करते हुए कायरल कार्बन को सबसे पहले डिफाइन करना है, कायरल कार्बन के बारे में बताना है, और उसके बाद आपने जो है स्टीरियो आइसोमर्स या एनेंशियोमर्स की बात करनी। इज इट क्लियर? सो अब अगर इस चीज को आप लोग थोड़ा बहुत स्लाइड से देख लें, ताकि हम लोग स्लाइड्स के जो पॉइंट्स हैं उनको भी साथ साथ क्लियर करते जाएं, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। पहले हम लोगों ने नेमिंग की बात की, जिसमें आप लोगों को अल्फा बीटा 1 2 3 कहां से आप लोगों ने स्टार्ट करनी है ये चीज बताई। उसके बाद आपने स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स में देखा कि आपके पास बेसिकली आर चेन इज द ग्रुप, ये वो पोजीशन है जहां पे वेरिएशंस आ सकती हैं, उसके अलावा बाकी जितने भी आपके पास अटैच्ड ग्रुप्स हैं वो सेम रहेंगे 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के अंदर। फिर आपको ये देखना है कि आपके पास जो है वो यूजुअली ये आप लोग जैसे ही जो है अमाइनो एसिड्स को पढ़ते जाएंगे तो इस नोमेनक्लेचर से आप लोग जो है वो फेमिलियराइज होते जाएंगे कि जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनके फुल नेम्स के साथ साथ उनके लिए जो 3 लेटर एब्रिविएशन और 1 लेटर कोड यूज किया जाता है, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब इसके लिए आप लोग ऐसा करते जाएंगे, जो अमाइनो एसिड्स हम लोग क्लास में डिस्कस करते जाते हैं ना, उनके 3 लेटर और 1 लेटर कोड्स भी जो है वो आप लोग साथ साथ जो है वो एक दफा उनको देख लिया करें, ताकि आप लोगों को ये चीजें याद रह जाए। बिकॉज समटाइम्स कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट में ऐसा होता है कि आप लोगों को अमाइनो एसिड की बजाय उसका जो 1 लेटर कोड है, लाइक ये सीक्वेंस दे दी जाती है कि आपके पास देयर इज अ पेंटापेप्टाइड ARGSK, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पेंटापेप्टाइड में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, सो थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरह से भी करनी है, बिकॉज यूजुअली ये जो गैट का टेस्ट होता है जो कि सब्जेक्ट बेस्ड होता है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री के जो है थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, उस हवाले से मैं ये बता रही हूँ। और ये गैट का टेस्ट जरूरी क्यों होता है, बिकॉज अगर आप लोग फॉरेन PhD प्लान करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को ये टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। इसलिए मैं थोड़ी बहुत ये कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग जो एक ट्रेडिशनल आप लोगों ने अपनी की हुई है ना ट्रेनिंग, के आप लोगों ने बस व्हाट इज दिस, डिफाइन दिस, इन चीजों पे रहना है, थोड़ा सा इससे हटे। ठीक है, चीज वही होती है लेकिन थोड़ा सा उसको जो है ना वो उल्टा सीधा करके पूछ लिया जाता है।
इस चीज की भी थोड़ी प्रैक्टिस किया करें। ओके, उसके बाद हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात की कि अमाइनो एसिड्स में हमारे पास जो है वो मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि ग्लाइसिन इज एन एक्सेप्शन, बिकॉज ग्लाइसिन वो वाहिद अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि देयर आर सम अमाइनो एसिड्स जिनकी साइड चेन में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ग्लाइसिन की एग्जांपल ली थी, तो उसमें चूंकि आपके पास कार्बन एटम दो सिमिलर ग्रुप्स के साथ अटैच है तो वो कार्बन एटम कायरल कार्बन नहीं होगी, और अगर वो कायरल कार्बन नहीं है तो क्या उसकी आइसोमर्स होंगे? इट मींस कि ग्लाइसिन इज द ओनली अमाइनो एसिड अमंग द 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जिसकी एनैंटियोमेरिक फॉर्म्स नहीं है। ग्लाइसिन डी और एल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज ग्लाइसिन के अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। सो जो एक्सेप्शंस होती हैं उनको हमेशा माइंड में रखा जाता है। सो ग्लाइसिन के हवाले से आप लोगों को कंफ्यूज भी किया जा सकता है, किसी पेपर, क्विज, फाइनल कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द एनैंटियोमेरिक फॉर्म्स ऑफ द ग्लाइसिन, तो अगर उसकी फॉर्म्स ही नहीं है तो आप लोग फिर क्या लिखेंगे? ठीक है, थोड़ा सा इस हवाले से जाना, इन चीजों को भी आपने ध्यान में रखना है। ओके, अब ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हमने देख लिया और ग्लिसरल्डिहाइड को हमने डी और एल फॉर्म भी देख ली। हमारा जो कंसर्न है अभी वो अमाइनो एसिड्स के साथ है। इस स्लाइड से आप लोग ये चीज कंपेयर कर सकते हैं कि आप लोगों को अगर ग्लिसरल्डिहाइड की डी और एल फॉर्म का पता है तो आप इन्हीं रूल्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं फॉर अमाइनो एसिड्स, बिकॉज ग्लिसरल्डिहाइड आपके पास वो पहला मॉलिक्यूल था जिसमें कायरलिटी और स्टीरियोआइसोमेरिज्म का फिनोमेना स्टडी किया गया। इसके लिए जो रूल्स डिवाइस किए गए हैं उन्हीं रूल्स को हम बाकी बायोमोलिक्यूल्स पे ट्रांसलेट करते हैं। और अगर आप अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, यहाँ पे जो आपके पास अमाइनो एसिड है एलानिन, इसमें एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, देयर इज एन हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप। ठीक है, सो अब दिस कार्बन एटम इज कायरल कार्बन, इट मींस कि ये भी ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा, दो आइसोमर्स प्रोड्यूस करेगा, एक डी आइसोमर होगा, एक एल आइसोमर होगा। लेकिन डी आइसोमर के लिए आपने कौन सा ग्रुप राइट साइड पे रखना है और एल आइसोमर के लिए आपने कौन सा ग्रुप लेफ्ट साइड पे रखना है? तो यहाँ पे आप लोग ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ग्लिसरल्डिहाइड के केस में आप OH को एज अ रेफरेंस स्ट्रक्चर यूज करते थे और यहाँ पे आप किस ग्रुप को यूज कर रहे हैं? अमाइनो ग्रुप को। यानी अमाइनो एसिड्स के केस में एल एंड डी अमाइनो एसिड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आप अमाइनो ग्रुप को लेफ्ट या राइट साइड पे रिप्रेजेंट करोगे। So this is the structure of N-alanine and this is the structure of D-alanine. एक और चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसके बाद एनैंटियोमेरिज्म का फिनोमेना है और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सो एनैंटियोमर्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि these are the mirror images but these are the non superimposable mirror images। तो ऐसे सारे के सारे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरेंगे, यानी वो मिरर इमेजेस तो हैं बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, उनको आप क्या कहेंगे? दीज आर दी एनैंटियोमर्स। एनैंटियोमर्स के बाद एक चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि हमारे जो एंजाइम्स हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, जो प्रेजेंट एंजाइम्स हैं, आपको ये पता है कि वो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ये चीज तो पता है ना? Yes. अगर सबस्ट्रेट चेंज हो जाए तो एंजाइम वर्क नहीं करता। इसी तरह से एंजाइम की एक्टिव साइट में कुछ खास अमाइनो एसिड्स होते हैं, अगर किसी म्यूटेशन की वजह से एंजाइम के एक्टिव साइट में प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स चेंज हो जाए तो तब एंजाइम वर्क करता है? तब भी वर्क नहीं करता। सो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। किन किन चीजों के लिए स्पेसिफिक है? सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, उनकी जो एक्टिव साइट में प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स हैं उसके लिए स्पेसिफिक है। Suppose this alanine is the substrate of a particular amino acid. इस केस में आपका ये एलानिन कौन सा एलानिन है? डी एलानिन। और इसी एलानिन की अगर हम एल फॉर्म की बात करते हैं तो उसको आप इस तरह से लिखेंगे, ऐसे ही है ना? Yes. एल एलानिन। लिविंग सिस्टम में या मैं ह्यूमन बॉडी की अगर बात करूं तो हमारे पास इन दो में से सिर्फ एक एनैंटियोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी प्रोटीन्स हैं उनमें प्रेजेंट जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं हमेशा वो अपनी एल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से अगर आप बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के केस में जो प्रोटीन्स हैं उनमें प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? डी एलानिन की फॉर्म में प्रेजेंट। यही वजह है कि जब हम लोग किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो वो हमारी प्रोटीन्स को टारगेट नहीं करती,
बिकॉज वो जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी अगर एंजाइमेटिक नेचर है तो वो ऐसे प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करेगी जिसके अंदर कौन से अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, डी अमाइनो एसिड्स, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट अमाइनो एसिड अपनी एल कॉन्फ़िगरेशन में है, एल एंटीमेरिक फॉर्म में है, तो वो एंटीबायोटिक इन प्रोटीन्स को टारगेट नहीं कर सकती। सो यहां से हमने ये चीज भी अंडरस्टैंड की कि डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनमें प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स अपनी डिफरेंट इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स में प्रेजेंट है। इसकी वजह से हम एक लाइफ फॉर्म को दूसरी लाइफ फॉर्म से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या किसी वजह से अगर कोई पैथोजेनिक अटैक कोई एक लाइफ फॉर्म दूसरे पे करती है तो जो आपके पास कंट्रोल एजेंट्स हैं, बिकॉज दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर द इनेंशियोमेरिक फॉर्म, तो वो भी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को टारगेट करेंगे, रेस्ट ऑफ द प्रोटीन्स के ऊपर उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि एंजाइम्स आर हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक तो है ही है कि जब उन्हें एक प्रॉपर सबस्ट्रेट मिलेगी तभी उन्होंने वर्क करना है, लेकिन सबस्ट्रेट के साथ साथ उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, उसकी जो आपके पास यहाँ पे पोजीशन है ग्रुप्स की, वो उसको भी देखते हैं। यानी अगर किसी सिस्टम में आपने एलानिन को प्रोवाइड किया है लेकिन वो एलानिन एल की बजाय डी फॉर्म में है, तो एंजाइम तभी वर्क नहीं करेंगे। सो एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होने के साथ साथ स्टीरियो स्पेसिफिक भी। इज इट क्लियर?